हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकंड ईयर काउंसलिंग साइकोलॉजी की ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स की सीरीज चल रही है, जिसमें फर्स्ट पेपर जिसका कोड MPCE 021 है, उसके कुछ टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इजी नोट्स में गिवन है, वही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो रहा है और आप वीडियो की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। सो फार आपने कई वीडियोस देख लिए हैं, प्रीवियस अप्रॉक्स 5 वीडियोस आप देख चुके हैं, ये 6th वीडियो है और टोटल 7 वीडियो में हम इस पूरे फर्स्ट पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकंड लास्ट वीडियो है आज का, जिसमें कुछ वीडियोस हम कवर करेंगे, कुछ टॉपिक कवर करेंगे। आई एम सॉरी टू से ड्रामा थेरेपी और 5 स्टेज थ्योरी से बात करेंगे। ज्यादातर आप जो टॉपिक आएंगे वो आपको काफी नोन लगेंगे, क्योंकि आप काफी कुछ इसमें पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ चुके हैं। कहीं कहीं पर वो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी की तरह यूज हुई, जैसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का पूरी सीरीज में नाम चलता रहा, क्लिनिकल में भी, काउंसलिंग में भी। तो उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं। ड्रामा थेरेपी और 5 स्टेज थ्योरी क्या है। ड्रामा थेरेपी को हम साइको ड्रामा भी कहते हैं। ड्रामा थेरेपी और आर्ट थेरेपी दोनों समझाई थी मैंने प्रीवियस वीडियोस में, आप समझ चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट भी चलेंगे यहाँ पे। लेकिन 5 स्टेज थ्योरी ये किस तरीके से थेरेप्यूटिक जर्नी को डिस्क्राइब करती है, ये हम ड्रामा थेरेपी के थ्रू समझेंगे। वैसे तो ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें ये सेम टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को कनेक्ट किया गया है 5 स्टेज थ्योरी के साथ में। यानी कि जब हम ड्रामा थेरेपी को यूज करते हैं तो कौन कौन से 5 स्टेजेस होती हैं जो हम यूज करते हैं। तो चलिए, ड्रामा थेरेपी, जिसको हम साइको ड्रामा या ड्रामा थेरेपी भी कहते हैं, इट्स एन इनोवेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपी दैट यूटिलाइजेस थिएट्रिकल टेक्निक्स टू सपोर्ट पर्सनल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। कुछ थिएट्रिकल टेक्निक्स का यूज करके हम इस थेरेपी का यूज करते हैं और पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में उसको यूज करते हैं। It integrates the elements of drama with psychotherapeutic methods, offering a supportive space where individuals can delve into personal issues, emotions, and interpersonal dynamic through role playing and spontaneous acting. ड्रामा की हेल्प से, ड्रामा के जो टेक्निक्स होती हैं उनको साइकोलॉजिकल वे में यूज किया जाता है ड्रामा थेरेपी में, आपको ऑलरेडी पता है। ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है ऐसे लोगों के लिए जो वर्बल कम्युनिकेशन में स्ट्रगल करते हैं, या फिर उनको एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कराती है साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को ओवरकम करने में। कई बार कोई पर्सन अपनी बात को बहुत अच्छे से कह नहीं पाता है, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, हर कोई अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस थोड़ी ना कर पाता है। तो ऐसे में उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसको हम दूसरा वे दे रहे हैं, नॉन वर्बल वे दे रहे हैं, जहाँ पे जहाँ पे जो उसका वीक वर्बल कम्युनिकेशन है, वो उसकी प्रॉब्लम उसके लिए नहीं बनेगा और नॉन वर्बल वे में वो आगे बढ़ पाएगा। The fundamental idea behind drama therapy is that engaging in dramatic activities can lead to healing by allowing participants to explore their behavior, emotions and conflicts in an interactive, experiential way. ड्रामा थेरेपिस्ट जो होते हैं वो ऐसे सेशंस फैसिलिटेट करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ में, ग्रुप्स में भी होते हैं, फैमिलीज के लिए भी होते हैं, और बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, इम्प्रोविजेशन, पपेट्री, मूवमेंट, मास्क वर्क, इस तरीके की चीजों का यूज करके एक्ट करवा के लोगों से उनकी फीलिंग्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब बात होती है यहाँ पे कि इसमें 5 स्टेज थ्योरी जो है वो कैसे डिस्क्राइब करती है इस थेरेप्यूटिक जर्नी को, कि लोग जो ड्रामा थेरेपी यूज होती है उसमें एग्जैक्ट 5 स्टेजेस क्या होते हैं, ये इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है वो है प्रिपरेशन। किस चीज की प्रिपरेशन? द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर थेरेपी। जो थेरेपिस्ट होता है वो पहली बात तो ट्रस्ट को डेवलप करता है अपने क्लाइंट के साथ में, उसको थेरेप्यूटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है कि हम करने क्या वाले हैं, ओके, एंड इंश्योरिंग पार्टिसिपेंट्स आर एट ईज व्हाइल यूजिंग ड्रामा एज अ थेरेप्यूटिक टूल। जब हम ड्रामा को थेरेप्यूटिक टूल की तरह यूज कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जिस पर्सन को इस एक्ट में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं वो कंफर्टेबल हो। अगर वो ये काम ही करने में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर थेरेपी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। The focus is on consent and comfort, ensuring all feel safe to express themselves. ओके, तो ये प्रिपरेशन मतलब शुरुआती दौर में हमें करनी होती है, जो कि जरूरी होती है। फिर आता है ड्रामेटिक प्ले। ये वो स्टेज है जहाँ पे पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो इंगेज होना स्टार्ट हो जाते हैं रोल प्ले में, इम्प्रोवाइजेशन में। इट अलाउज फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ हिडन इमोशंस, आइडेंटिटी और द रीइनैक्टमेंट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। लोग डिफरेंट रोल्स के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं, अपने सिचुएशंस को डिफरेंट एंगल से दिखाते हैं, और जिसकी हेल्प से न्यू इनसाइट्स मिलती हैं। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप विच इज एनकाउंटर। एनकाउंटर में क्या किया जाता है? द थेरेपी डीपन्स एज पार्टिसिपेंट्स कन्फ्रंट देयर इश्यूज मोर डायरेक्टली थ्रू ड्रामेटिक इनैक्टमेंट। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो क्लाइंट हैं, वो और भी ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जाते हैं सिचुएशन के अंदर। ये इंटेंस इमोशनल एंगेजमेंट का मोमेंट होता है जहाँ पर पर्सनल रेवलेशंस माइट अकर थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स और द थेरेपिस्ट, जहाँ पर लोगों के इन्वॉल्व होने से एक डीपर कनेक्शन बनता चला जाता है बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट।
जिसको हम थेराप्यूटिक अलायंस भी बोलते हैं। इस स्टेज में ये भी हो सकता है कैथार्टिक रिलीज भी हो सकता है। कैथार्टिक रिलीज का मतलब होता है, कैथारसिस का ही मतलब ये होता है इमोशनल अनबर्डनिंग, अपने थॉट्स को दूसरे के ऊपर निकालना या फिर दूसरे के साथ शेयर करना बेसिकली, जहाँ पे जो डीप सीटेड इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस कर दिए जाते हैं। तो एनकाउंटर में मतलब हुआ क्या, जो यहाँ पे क्लाइंट जिस एक्ट में एंटर हुआ था उसके बाद उस सिचुएशन में और डीपर चला गया और एक जुड़ाव बन गया, जो वो कर रहा है वो महसूस होने लगे दूसरे को, और वो खुद भी इतना फील करने लगे कि कनेक्टिविटी बनने लगे। अब जब कनेक्टिविटी बनने लगेगी तो रिफ्लेक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो इमोशनल इंटेंसिटी है उस एनकाउंटर की, जो भी इमोशनल इंटेंसिटी है, रिफ्लेक्शन प्रोवाइड्स अ स्पेस टू डाइजेस्ट व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड। पार्टिसिपेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन द इमोशन बिहेवियर इनसाइड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द ड्रामा। इस पर बातचीत होती है, चीजें डिस्कस होती हैं कि जो भी चीजें हुई हैं उसमें क्या रिफ्लेक्शन था, वो हर चीज को रिफ्लेक्ट करता है। द थेरेपिस्ट हेल्प्स गाइड दिस डिस्कशन टू एंश्योर दैट द इनसाइट्स आर अंडरस्टूड एंड इंटीग्रेटेड इनटू सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब ये हो गया रिफ्लेक्शन का मतलब कि जो भी चीजें उस ड्रामा में की गई वो उस पर्सन की लाइफ के किस पार्ट से जुड़ी हैं, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उस तरीके का बिहेवियर उसका एक्ट में था, ये सब चीजें उससे पूछी जाती हैं और उनको इंटीग्रेट किया जाता है लास्ट स्टेप में, 5 स्टेज में, 5th स्टेज में, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। जो भी इंसाइट हमें गेन हुए हैं पूरी थेरेपी से, उनकी हेल्प से हम पर्सन की डिफरेंट अप्रोचेस पर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्क करते हैं, यानी कि उसके पर्सनल गोल्स को सेट करने में, ऑल्टरिंग बिहेवियर, या फिर इंटीग्रेटिंग न्यू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इनटू रिलेशनशिप। कुछ भी बात हो सकती है, उसके करियर से रिलेटेड इशू हो सकता है, उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, उसको इंटीग्रेट करने का काम यहाँ पे इंटीग्रेशन में होता है। और ये इसकी हेल्प से जो ड्रामा थेरेपी है वो अपने एंड तक पहुंचती है। तो यही वो 5th स्टेज होता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर्ड वे में इस 5 स्टेज के थ्रू चला जाए तो ड्रामा थेरेपी ना केवल हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में साइकोलॉजिकल स्टेट को, लेकिन बल्कि पर्सन को प्रिपेयर भी करती है कि वो आगे किस तरह से अपनी चीजों को कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डिफरेंशिएशन बिटवीन काउंसलिंग गाइडेंस एंड साइकोथेरेपी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ काउंसलर। दो टॉपिक को इसमें मिक्स किया गया है। कई बार टॉपिक मिक्स होकर भी पूछे जाते हैं, वैसे आप अलग अलग भी समझ सकते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे काउंसलिंग, गाइडेंस, गाइडेंस और साइकोथेरेपी में फर्क क्या है। ये टर्मिनोलॉजी ऐसे भी आपको मालूम होनी चाहिए कि कहीं पे भी कुछ लिखना हो तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो तीनों टर्म है क्या है। एक एक पैराग्राफ में मैंने तीनों को मेंशन किया है, बहुत इजीली समझ जाएंगे। काउंसलिंग क्या होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम काउंसलिंग के थ्रू, इंडिविजुअल्स को, या फिर ग्रुप में भी काउंसलिंग होती है, किसी स्पेसिफिक इश्यू को एड्रेस करते हैं, या फिर लाइफ ट्रांजिशंस के बारे में काउंसलिंग की जाती है। It is generally short-term, goal-oriented and practical, aiming to help individuals cope with, adapt to और solve specific problem। किसी पर्टिकुलर चीज को लेके हम वर्क करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, उसका गोल फिक्स होता है। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, और बहुत प्रैक्टिकल होती है। इसका एम क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो या तो अपनी प्रॉब्लम से कोप करना सीखे, या उसमें अडेप्ट करना सीखे, या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। काउंसलिंग माइट डील विद एजुकेशन, करियर, पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हो सकती है। काउंसलिंग की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन इसकी हेल्प से हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रेटेजीज प्लान करने में भी हेल्प कर सकते हैं। ये हम काउंसलिंग में करते हैं। अब गाइडेंस का क्या मतलब होता है। गाइडेंस टिपिकली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कहते हैं ना कि आप मुझे जरा इस टॉपिक पे गाइड कर दो, तो गाइड का मतलब होता है किसी पर्सन को उसके डिसीजन तक पहुंचाने की कोशिश करना। गाइडेंस का मेथड जो होता है वो काउंसलिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, गाइडेंस वर्ड में छिपा है, गाइड करना। तो गाइडेंस की हेल्प से किसी पर्सन को उसके डिसीजन तक पहुंचाने में हेल्प की जाती है, खास तौर से एजुकेशनल वोकेशनल कॉन्टेक्स्ट में। जब भी गाइडेंस की बात होती है तो कुछ सीखने वाली सिचुएशन होती है, या कुछ ऐसा जानने की सिचुएशन होती है। जैसे अगर आप ये कहेंगे कि मुझे कोई ऐप यूज करना नहीं आता है, थोड़ा गाइड कर देना मुझे उसमें, तो सीखने वाला फेज ज्यादा होता है। तो सीखने का मतलब ये हो गया कि जो हम नहीं जानते हैं, एजुकेशनल और वोकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा चीजें हो जाती है। गाइडेंस में ज्यादातर यही होता है। गाइडेंस में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंचाते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि मुझे मेरे इस काम में गाइड कर दो, तो उसका मतलब यह है कि एक तो वो हमसे ज्यादा जानता है, मतलब हम नॉलेज में उससे कम है, तो वो नॉलेज हम उसके थ्रू, गाइडेंस के थ्रू लेते हैं, और फिर उस डिसीजन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक करियर काउंसलिंग, एकेडमिक एडवाइजिंग, पर्सनल डेवलपमेंट सपोर्ट, ये सब चीजें इसमें ज्यादातर आती हैं। गाइडेंस इज प्रोएक्टिव, एमिंग टू प्रिवेंट प्रॉब्लम बाय इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड। जब नॉलेज आपके पास होगी तो प्रॉब्लम होने से पहले आप उसको एनकाउंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास वो गाइडेंस है। कहते हैं ना, मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दी,
वरना आज मैं किसी और जगह पर होता। लोग कहते हैं अक्सर इस तरीके की बातें। तो इसकी हेल्प से लोग अपनी लाइफ चॉइसेस बना सकते हैं कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पहले पहुंचने से पहले, और एजुकेशनल सेटिंग वगैरह में ज्यादा इसका यूज होता है। आ जाते हैं साइकोथेरेपी पे, जिसको आप सभी जानने के लिए एक्साइटेड होंगे। ऑलरेडी साइकोथेरेपी तो आप पढ़ ही रहे हैं, पर फिर भी साइकोथेरेपी किसी भी तरीके की थेरेपी होती है, साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल इश्यूज में डीपर जाते हैं। गाइडेंस हम ज्यादातर करियर रिलेटेड देते हैं, नॉलेज के सेंस में होता है गाइडेंस का काम। काउंसलिंग ऐसी चीजों में होती है जहां पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोल, हमारा टारगेट सेट होता है। काउंसलिंग के अंदर गाइडेंस हो सकती है, लेकिन जो साइकोथेरेपी होती है ये स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल इश्यूज को टैकल करने के लिए होती है। इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इमोशंस और थॉट्स दैट माइट बी कॉजिंग डिस्ट्रेस और डिसफंक्शन। ऐसी कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, वो सिचुएशन जरूरी नहीं है कोई मेंटल डिसऑर्डर ही हो, किसी के साथ किसी का झगड़ा भी हो सकता है, किसी के साथ किसी के से इश्यूज भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दैट कुड बी एनीथिंग जो हमारी लाइफ में एक ऐसा ट्रबल क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से हम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। ओके, तो ऐसे में क्या हम ये भी तो कह सकते हैं कि ऐसे में फिर हम काउंसलिंग करा सकते हैं अपनी, राइट। लेकिन काउंसलिंग में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करते हैं, पर जरूरी नहीं कि काउंसलिंग में हम किसी मेंटल डिसऑर्डर को ही ट्रीट कर रहे हो, राइट। रिलेशनशिप इशू को हैंडल करना है तो हम काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन रिलेशनशिप इशू की वजह से अगर हम किसी मेंटल ट्रॉमा में जा रहे हैं तो हम साइकोथेरेपी कराएंगे। फर्क समझिएगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा, ये समझा कि साइकोथेरेपी के अंदर काउंसलिंग उसका एक पार्ट है। काउंसलिंग एक छोटी टर्म बन जाती है साइकोथेरेपी के आगे, और उसी तरीके से गाइडेंस एक छोटी टर्म बन जाती है काउंसलिंग के आगे। हर कोई एक से दूसरा बड़ा निकल रहा है यहाँ पे। अब आप समझ रहे होंगे कि साइकोथेरेपी, गाइडेंस और काउंसलिंग का रिलेशनशिप भी है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, जुड़ी भी है, और डिफरेंसेस भी हैं। तो मैं आपको यही समझा रही थी कि साइकोथेरेपी में स्पेसिफिकली हम साइकोलॉजिकल इश्यूज पे वर्क करते हैं। जब प्रॉब्लम काउंसलिंग से हैंडल नहीं होगी तो साइकोथेरेपी से हैंडल होगी। ओके, साइकोथेरेपी कैन बी लॉन्ग टर्म, डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स इश्यूज लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डीप सीटेड फियर्स, ट्रॉमा। आप देख रहे हैं ना, ये साइकोथेरेपी जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज के साथ डील किया जाता है, डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर जो भी है। इट एम्प्लॉयज वेरियस थेरेप्यूटिक टेक्निक्स फ्रॉम डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्कूल्स टू फैसिलिटेट प्रोफाउंड पर्सनल चेंजेस और हीलिंग। डिफरेंट टाइप की थेरेपीज जो स्पेसिफिकली मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए बनाई गई हैं, उन पर, उनके साथ वर्क किया जाता है क्लाइंट के ऊपर, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये था इन तीनों टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है किसी भी पर्सन को। अगर आप तीनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं तो आप जनरल लैंग्वेज में कोई भी वर्ड यूज करेंगे कि गाइडेंस की जरूरत है, मुझे साइकोथेरेपी की जरूरत है, मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, पर तीनों के बीच में आपने देखा बड़ी क्लैरिटी है और कनेक्शन भी है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ काउंसलर। ऑलरेडी आप जानते हैं कि काउंसलर के अंदर बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी हैं, होनी भी चाहिए, जिनकी हेल्प से वो अपनी थेरेपी को या अपने थेरेपी सेशंस को सक्सेसफुल बना सकता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आइए क्विकली कर लेते हैं, ऑलरेडी आप जानते ही हैं, पर इसके संग हमने ऐड किया हुआ है इस क्वेश्चन को। एम्पैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए। ऑलरेडी आप जानते हैं एम्पैथी क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम को खुद से कनेक्ट करके फील कर पाना, खुद उस सिचुएशन में अपने आप को प्रेजेंट होकर समझ पाना कि क्या सिचुएशन रहेगी। एम्पैथी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लिसनिंग का पार्ट एक्टिवली होना चाहिए। अगर हम क्लाइंट की बातें ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो आगे का प्रोसेस सब बेकार हो जाता है। एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। अगर हम जज करने लगेंगे, अच्छा ये तो इसलिए, अच्छा इसने ऐसा किया, ओहो इसने ऐसा किया, वी आर नॉट एट ऑल अ काउंसलर यार। अगर आप पर्सन की प्रॉब्लम को जज कर रहे हैं तो मतलब फिर आप बायस्ड हो रहे हैं, बायसनेस आ जाएगी इसमें। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, किसी भी पर्सन की, किसी भी क्लाइंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना, उसकी किसी भी इंफॉर्मेशन को एज एन एग्जाम्पल भी लीक नहीं करना है किसी दूसरे के सामने। आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कभी नाम नहीं लेंगे उस पर्सन का, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऑफकोर्स जरूरी है। आपके बात करने का तरीका इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला आप पर ही ठहर जाए और वो कहीं और जाने की ना सोचे, क्योंकि बातचीत से ही बात आगे बढ़ेगी। पेशेंस बहुत जरूरी है इन केसेस में, पेशेंस तो बहुत ही जरूरी है, इसको तो शायद फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस नहीं होगा तो आप, जो आपके सामने एक इम्पेशेंट आ रहा है, आपको उसके संग पेशेंस में से डील करना है। अगर आप भी इम्पेशेंट हो गए तो फिर पता नहीं क्या डिजास्टर हो जाएगा। कल्चरल कॉम्पिटेंस भी यहाँ पे वर्क करता है कि दूसरे के कल्चर के डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना, ऐसा नहीं सोचना कि इनके यहाँ ऐसा होता है, फिर वही जजमेंटल होना नहीं है हमें यहाँ पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी होनी चाहिए, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना, प्लस कोई भी नई सिचुएशन आए उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी है तो लर्न करने के लिए हमेशा आगे रहना। बाउंड्रीज, ये भी समझ लेना है कि प्रोफेशनल और पर्सनल कहाँ होना है। जैसे अगर मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल दूं, लव यू जिंदगी, उसमें आपने देखा था आलिया भट्ट और शाहरुख खान जो था
ही वॉज अ थेरेपिस्ट ऑफ दिस आलिया भट्ट, है ना। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि शी फील्स फॉर हिम, उसको बहुत ज्यादा फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। बट बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, शाहरुख खान को ये पता होता है कि वो कहाँ पे उसको स्टॉप करना है ना। तो वो चीजें आगे नहीं होती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने जो क्लाइंट है उसके संग एक बाउंड्री को मेंटेन करना है, उसके संग पर्सनल नहीं हो जाना है। अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर बायस्ड हो सकते हैं, कहाँ पर हमारे इमोशंस ज्यादा हो जाते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करना बहुत जरूरी चीज है ये भी। क्योंकि आप एक ह्यूमन तो है ही ना, किसी की प्रॉब्लम देख के बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बहुत ज्यादा उसमें खुद को आपने डेल्व कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज से भी आप अवेयर रहें। प्रोफेशनल एथिक्स को हमेशा फॉलो करें, जो भी गाइडलाइंस आपने बनाई हैं आपके वर्क से रिलेटेड हैं उन्हें आप जरूर फॉलो करें, वो बहुत जरूरी है। और अडेप्टेबिलिटी भी जरूरी है कि कोई नई अप्रोच, नया मेथड आए तो उसको लर्न करने के लिए तैयार रहें। हर एक सर्विस में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में नई नई चीजें आती रहती हैं। तो नई चीजों से अवेयर होना और अडेप्ट करने के लिए भी होना, रेडी होना। जैसे कोरोना के बाद ऐसा फेज आया था जब स्कूल्स में सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन हो गई। अब ऐसे में वो टीचर्स जो रिटायरमेंट के बहुत नजदीक थे, कुछ भी नहीं सीखना चाहते थे, या फिर अगर उन्होंने कोशिश भी की तो उन्हें बहुत डिफिकल्टी आई। अब ये एक अलग बात है कि मैंने तो एग्जाम्पल ही रिटायरमेंट के करीब वाले टीचर्स का ले लिया, तो उनके लिए वाकई में एक प्रॉब्लम थी है। पर सबने ऐसा किया, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ के भागा किसी भी सिचुएशन को। डिफिकल्ट जरूर हुई मगर उन्होंने अडेप्ट किया क्योंकि वो उस समय की डिमांड थी। तो इसी तरीके से जो भी चीजें हमारे सामने आए, किसी भी काउंसलर के सामने आए, तो उसमें हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आती हूँ बिना किसी डिले के। ये तो आप जानते हैं हम क्या कर रहे थे, देर से आप समझ ही गए होंगे। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। बड़े देर से बड़े ही वीडियोस में बार बार जिक्र होता था, शायद ये मेरा फेवरेट ही टॉपिक आप डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि मैंने इसको बहुत पढ़ाया है। क्लिनिकल के हर वीडियो में जिक्र हो जाता था, काउंसलिंग के हर वीडियो में जिक्र हो जाता था। तो अब सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। वैसे तो आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एक बिहेवियरल अप्रोच है जो स्पेसिफिकली फोबियाज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। जैसे कि इसका नाम है सिस्टमेटिक, हम इसमें सिस्टमेटिक वे में चलते हैं और डिसेंसिटाइज करते हैं, राइट। डिसेंसिटाइज करते हैं किसको? उन सभी फियर्स को, उन सभी इरेशनल पॉइंट ऑफ व्यूज को, इरेशनल फोबियाज को, इरेशनल माइंडसेट को, जो किसी भी पर्सन के अंदर फॉर नो रीजन एग्जिस्ट कर गए हैं और अब हट नहीं रहे हैं। ये किसी थेरेपेटिक टेक्निक है जो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होती है। जो भी फोबियाज हो जाते हैं, फोबियाज की वजह से जो भी में एंजाइटी होती है, और धीरे धीरे हम उस पर्सन को एक्सपोज करते हैं उस फियर में, जिस कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं, उस फियर की तरफ हम पर्सन को लेकर जाते हैं और एक कंट्रोल्ड मैनर में हम चलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिस चीज से उसको डर लग रहा है सीधे ले जाके उसके सामने खड़ा कर दिया, फिर डिफिकल्टी हो जाएगी। ये वर्ड जो सिस्टमेटिक है वो यही बताता है कि हमें एक सिस्टम में चलना बहुत जरूरी है। The process begins with the client learning relaxation techniques, such as deep breathing or progressive muscle relaxation to manage anxiety. बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन वगैरह, जिनको सिखाया जाता है क्लाइंट को, जिसकी हेल्प से हायरार्की क्रिएट की जाती है फियर की। मतलब अगर आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो जैसे मान लीजिए आपको किसी पेट से डर लगता है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो आप डायरेक्ट तो उस पेट को नहीं पकड़ लेंगे, आप उसे दूर से देख सकते हैं, थोड़ी देर तो दूर से देख सकते हैं, फिर आप उसके और करीब जाएंगे तो थोड़ा फियर बढ़ेगा। उस फियर को टैकल करने के लिए, क्योंकि हम आपको उस फियर के करीब लेकर जाएंगे, तो करेंगे क्या? पहले कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स और ट्रेनिंग्स आपको दी जाएंगी जिसकी हेल्प से जब आप उस प्रॉब्लम या उस डर के करीब जाएंगे तो आपको उसको खुद उस डर को हैंडल करना होगा, क्योंकि अपने डर को तो अल्टीमेटली आप ही को हैंडल करना है, कोई आपके हिस्से का डर शेयर नहीं करेगा। तो यही हम इसमें किया जाता है। The therapist and client collaborate to create a fear hierarchy which lists scenarios related to the phobia, leads to most anxiety provoking situations की तरफ ले जाया जाता है। उसके बाद जो एक्सपोजर है वो धीरे धीरे स्टेप्स में चलता है। सबसे पहले लीस्ट एंजाइटी इंड्यूसिंग सिचुएशन दी जाती है। इमेजिनेशन भी हो सकती है वो, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको किस चीज से बहुत डर लगता है, तो आपने ये बोला मुझे पेट से बहुत डर लगता है। तो मैंने आपको बोला कि आप इमेजिन कीजिए कि कोई पेट है, आप एक रूम में हैं और अचानक से कोई पेट आ गया। जिनको पेट से डर लगता है ना, वो मेरा ये स्टेटमेंट सुन के भी घबरा जाएंगे। ऐसा होता है, मैं खुद भी घबरा रही हूँ क्योंकि मुझे भी पेट से थोड़ा सा डर लगता है। तो ये सिचुएशन होती है कि इमेजिनेशन कराया जाता है कि उसमें आपको कितना फियर है, बट अभी इमेजिन करते वक्त मुझे इतना ज्यादा फियर नहीं है क्योंकि मेरा फोबिया नहीं है टू बी स्पेसिफिक, मुझे ऐसा कुछ पेट्स का फोबिया नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डर लगता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इस केस में क्या होगा, वो पर्सन को अगर बहुत ज्यादा फियर है तो वो सिचुएशन से डर सकता है, राइट। फिर हम देखेंगे कि लीस्ट एंजाइटी इंड्यूसिंग सिचुएशन यही हो सकती है कि विजुअलाइजेशन, सबसे कम डर उसी सिचुएशन में लगेगा। फिर एक्चुअल कन्फ्रंटेशन लेके जाएगा कि उसको रियल में एक्सपोजर दिया जाएगा उस सिचुएशन का। लेकिन इससे पहले ये सिखाया जाएगा कि अगर आपके सामने कोई पेट आएगा
तो आपको किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। मतलब पेट को हमें नहीं चलाना सीखना है, हमें सीखना है कि हम खुद को कैसे हैंडल करेंगे उस पेट के आगे। तो इस तरीके से एक्सपोजर जो है वो रिपीट किया जाता है। अगर कोई पर्सन अगले स्टेप में ज्यादा घबरा रहा है तो उसको पिछले स्टेप में वापस लेके आते हैं, और ये चीज चलती रहती है, मूवमेंट चलता रहता है। इसकी हेल्प से काफी हेल्प मिलती है, एक बिहेवियरल टेक्निक होती है। अच्छा, इसमें करते क्या है, फियर को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट पहले स्पेसिफिक फोबिया पे बात करते हैं कि वो कौन सा डर है जिस पर हमें वर्क करना है, कौन सा वो प्रॉब्लम है जो ट्रिगर ज्यादा करती है, और उसको एंजाइटी के बारे में एजुकेट किया जाता है कि कैसे डिसेंसिटाइजेशन होगा। अगर हमने किसी क्लाइंट को ये मेथड नहीं समझाया ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको नहीं पता कि उसके संग आगे क्या होने वाला है। तो वो ऑलरेडी फोबिया में है और नया फोबिया और जनरेट हो जाएगा, वो भी साइकोलॉजिस्ट का, तो ये नहीं कर सकते है ना। तो उसको एजुकेट करना बड़ा जरूरी है कि हम पहले उसके असेसमेंट करेंगे कि किस चीज का उसको फोबिया है, और उस फोबिया पर, उस एंजाइटी पर उसको एजुकेट करेंगे। फिर शुरुआत होगी रिलैक्सेशन ट्रेनिंग की, उसको बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाएंगी कि जब आप इस फोबिया में होते हैं तो आप बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें आपको खुद को हैंडल करना होता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बहुत पहले कभी ये बताया कि जब भी आपको लगे कि आपको बहुत एंजाइटी हो रही है तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, इन आउट करना है, इनहेल बहुत बेसिक चीजें आप भी जानते होंगे। आप पानी पीजिए और बहुत स्लोली स्लोली उस पानी को पीजिए, धीरे धीरे पानी पीजिए, एकदम से नहीं गटकना है। आपको आप बेटर फील करेंगे, आप भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत हेल्प मिलती है। तो ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक है जो एंजाइटी में यूज होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। फिर हमें सिखाना है अपने क्लाइंट को कि उस एंजाइटी को कैसे हायरार्की में सेट करना है, उसको कैसे हायरार्की में फिट करना है, यानी कि पहले क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, ये बताना जरूरी है। जिसके लिए एक लिस्ट क्रिएट की जाती है, एक हायरार्की की, एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस की लिस्ट क्रिएट की जाती है कि कब हमें ज्यादा डर लग सकता है, इस तरीके से कब हमें उससे कम लगेगा। और फिर उसके बाद एक्चुअल में हमारा डिसेंसिटाइजेशन शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले इमेजिनेशन कराई जाती है, फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की तरफ लेके जाया जाता है, और धीरे धीरे इसको हम प्रोग्रेस करते हैं। मैंने आपको बताया जहां पर भी हमें लगेगा हमारा क्लाइंट बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, हम उसको वापस ले आएंगे, रिलैक्स कराएंगे उसको। हमें उसको किसी किले पे चढ़ा के हम उसको झंडा नहीं फहरवाना है कि भाई तो चलते चले जा, नहीं, राइट, उसको हमें धीरे धीरे लेके चलना है। फिर इन चीजों की प्रैक्टिस होगी और रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। जब एक बार वो ऐसा कर रहा है, एक बार वो सक्सेसफुली कर पा रहा है, तो दोबारा में भी कर सकता है। ऐसे में उसको उन चीजों को रिपीट कराया जाएगा। और उस होमवर्क का मतलब ये हो गया कि ऐसे सेशन सिचुएशंस आने पर वो कैसे रिइंफोर्स करेगा खुद को, इसे समझाना है, और उसकी प्रोग्रेस को हमें रिव्यू करना है। बड़ा जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं उसके साथ में वो चीजें वर्क भी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इस मेथड की हेल्प से बहुत सारे फोबियाज को रिकवर किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जांपल्स के साथ पूछी गई हैं बहुत बार, और बहुत सारे टाइप की ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होती है। मैंने कई बार ये जिक्र भी किया है प्रीवियस वीडियोज में, फिर भी बता देती हूँ। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो टर्म है उसमें 3 चीजों का ये कॉम्बिनेशन है, ईगो, डिफेंस और मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, कोई प्लान, कोई ऐसी मैकेनिज्म जिसको हम यूज करेंगे। पर कहाँ यूज करेंगे, हम उसको डिफेंड करने में यूज करेंगे। और किसको डिफेंड करने में यूज करेंगे, अपने ईगो को। ऐसे समझिए, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब हो गया वो स्ट्रेटेजीज जो यूज में आएंगी जब हमें डिफेंड करना होगा ईगो को। पर ये ईगो कहाँ से आएगी, ये कैसे जनरेट होगा, ये हम आगे भी समझेंगे। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज तब होता है जब हमारे अंदर कोई भी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है या एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है। अब एंजाइटी कब डेवलप होती है, जब हम कुछ गलत करते हैं या कुछ गलत हमारे साथ हो जाता है, उस केस में हमारे अंदर एंजाइटी डेवलप होने लगती है। एक नेगेटिव सिचुएशन में एंजाइटी आएगी, पॉजिटिव में तो मैंने नहीं सुना कि एंजाइटी हो जाती हो, फिलहाल वो यूस्ट्रेस हो जाता है, वो एक अलग बात है। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज होती हैं जो ईगो से डेवलप होती हैं, जो हमें हमारी एंजाइटी, गिल्ट या कुछ किसी भी अनकंफर्टेबल फीलिंग और थॉट से बचाने में काम आती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा फनी सा भी हो जाएगा, शायद रैंडम आया माइंड में, कि आप किसी के घर गए और आपसे कोई जार है ग्लास का, वो टूट गया, ठीक है, आप टकरा गए और कोई उनका नुकसान आपने बड़ा कर दिया। आप बड़ा एम्बैरेसिंग सा फील करेंगे, आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, बुरा भी लगेगा आपको वो चीज एंजाइटी भी देगी कि यार मैं, मतलब किसी के दूसरे के घर से मैं ठीक से चल नहीं सकती थी क्या। अब आपका माइंड आपको पता है क्या देगा, अब आपका माइंड आपको डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करना शुरू करेगा। अब आपको सिचुएशन से तो निकलना है, आप लगातार तो उसके बारे में सोच नहीं सकते, और इस बात को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते कि अरे हो गया तो हो गया, क्या है। आप कुछ ना कुछ सोचेंगे, आपके माइंड में अब ऐसी बातें आनी शुरू हो सकती हैं, या आप अपने साथ वाले लोगों को ये कहना शुरू कर सकते हैं कि
यार वहाँ रास्ता बड़ा नैरो था, बिल्कुल जगह नहीं थी निकलने के लिए। कुछ ना कुछ आप ऑटोमेटिकली करेंगे और आप सोचिए ऐसी चीजें आप लाइफ में रोजाना करते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वही सब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। सबसे बेसिक एग्जाम्पल है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का एक्सक्यूज देना। एक्सक्यूज तो हम बहुत देते हैं, हर कोई देता है कि जैसे भी हमने कहा कि वो वहाँ जो पैसेज था बड़ा नैरो था, वो रास्ता बड़ा छोटा सा था, जगह ही नहीं थी निकलने की इसलिए गिर गया। अगर आपने किसी और से नहीं भी कहा तो आप खुद को जरूर समझाएंगे कि यार अब हो गया तो हो गया, मैंने जान के थोड़ी किया। ये जो आप कह रहे हैं ना मैंने जान के थोड़ी किया, ये भी आप अपने आप को समझा रहे हैं, ये भी एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। आप कुछ भी करके वो अंदर डेवलप हो रही एंग्जाइटी को रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, तभी आप ये जो आपकी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। यहाँ आपने प्लान नहीं करा कि आज तो मैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करूंगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिलहाल ये जो मैकेनिज्म है ये सबसे पहले तो सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज की थी और बाद में अदर साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक्सपेंड किया, जिसकी हेल्प से हम अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन कर पाते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाते हैं और जो भी हमारे मन के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें भी रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपको गिल्ट था कि आपसे जार टूट गया, लेकिन आप उस गिल्ट को रिजॉल्व भी कर लेंगे, आप जीवन भर से लेके नहीं चलेंगे। कुछ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है, बहुत बच्चे देखते हैं और बहुत पसंद आती है सबको। मैंने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के 1 मिनट के अंदर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक्सप्लेन की हुई है। वैसे तो यहाँ भी करूंगी, अभी आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको और कहीं जाना है, लेकिन शॉर्ट्स में है वो आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेशन की। रिप्रेशन का मतलब होता है दबा देना, रिप्रेस कर देना, ऐसी चीजें जिनको हम कहीं ऐसे छुपा देते हैं जिनके बारे में हम खुद भी नहीं सोचते। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं। रिप्रेस्ड थॉट, बचपन में आप कभी कुछ चाहते थे, बहुत आपका मन था, लेकिन पेरेंट्स ने नहीं दिलाया फॉर व्हाट्स एवर रीजन। अपनी यंग लाइफ में, कुछ यंग एज में, एडोलेसेंट में आपकी किसी और के टुवर्ड्स कोई फीलिंग्स थी, डिजायर्स थी, आपने उनको सप्रेस कर लिया। कुछ बच्चों को टीचर्स पसंद आ जाते हैं एडोलेसेंट की एज में बहुत ज्यादा, बट दे नो कि दे आर टीचर्स। तो उस समय पर जो इमोशनल टर्मोइल बच्चों के अंदर होता है, बच्चे ही कहेंगे, एडोलेसेंट में बच्चे ही होते हैं, तो उनके अंदर जो भी फीलिंग्स होती है वो उनको सप्रेस कर लेते हैं, बिकॉज दे नो दैट इट्स समथिंग विच वी आर फीलिंग बट इट्स नॉट राइट इन अ वे। तो ऐसे में क्या होती है, वो सारी फीलिंग कहीं ना कहीं दब जाती हैं, वही हमारे अनकॉन्शियस में पहुंच जाती हैं। तो जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो हमें जब जिनको हमने अनकॉन्शियसली ब्लॉक कर दिया है, वो ऐसी सभी फीलिंग्स का हमारे अंदर दब जाना, वो रिप्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। Someone who experienced trauma in childhood might not have any conscious memory of the event, repressing it to avoid emotional pain. ऐसी किसी भी सिचुएशन में दोबारा आने पर पर्सन वैसा फील ही नहीं करता, वो उसको पूरी तरीके से दबा देता है। मतलब मैं जो दबा देना वर्ड बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने उसको इतना अंदर दबा दिया है, फीलिंग्स को, कहते हैं ना मैंने अपनी फीलिंग्स दबा दी किसी पर्सन के लिए, तो वो रिप्रेशन ही है। इसमें हम कुछ और नया काम नहीं करते, ये ऑटोमेटिक हो जाती हैं जब हमें सिचुएशन या टाइम के हिसाब से लगता है कि ये काम हमें नहीं करना। ओके, बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं जिन्हें कोई याद नहीं करना चाहता और वो इस तरह से भुला देते हैं कि उन्हें याद करा भी नहीं जा सकता। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होती हैं, पास्ट इतना हॉन्टेड हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, उसको बैगेज की तरह लेकर तो नहीं चलेंगे ना। वो नहीं चाहते हैं कि वो बातें मेरे माइंड में आए, तो जब वो उनको दबाते जाते हैं, छुपाते जाते हैं, तो वही रिप्रेशन है। डिनायल, डिनायल बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिनायल हम तब करते हैं जब कोई सिचुएशन हमारे लिए थ्रेटनिंग हो जाती है, होता है ना, सिरे से इनकार कर देना, मना कर देना, नहीं मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता किसने किया, मुझे नहीं पता, सिरे से गायब हो जाना सिचुएशन में, वो कहलाता है डिनायल। रियलिटी को बिल्कुल रिफ्यूज ही नहीं करना। एन इंडिविजुअल माइट डिनाई दैट दे हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम डिस्पाइट क्लियर एविडेंस ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंसी। झूठ बोलना एक तरीके से, डिनाई में मैक्सिमम झूठ होता है क्योंकि हम पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं। अच्छा, डिनाई भी उसी को करते हैं जो काम हम कर रहे हैं, तभी तो वो झूठ है, वरना वो सच ही है ना। अगर हम कर भी नहीं रहे और हम डिनाई कर रहे हैं तो वो सच हो गया, फिर वो कोई बात नहीं हो गई। प्रोजेक्शन में क्या होता है, अपने जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स होते हैं वो दूसरों के ऊपर करना। ये प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म को लोगों में जिसने आइडेंटिफाई कर लिया, समझ लीजिए वो आधा मेंटल डिसऑर्डर्स को समझ गया। लोग इस तरह के मिलेंगे आपको लाइफ में, जो वो खुद सोचते हैं वो दूसरों के ऊपर बना के बताते हैं कि ये पर्सन इस तरह की चीजें कर, खुद में है वो प्रॉब्लम्स उनके, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने उन थॉट्स को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो वही प्रोजेक्शन कहलाता है। अ पर्सन हु फील जेलस माइट एक्यूज देयर पार्टनर ऑफ बीइंग जेलस ऑफ देम इंस्टेड। देखा ना आपने दूसरी चीजें, जैसे कि किसी पर्सन को बहुत झूठ बोलने की आदत है तो दूसरे से कहेगा कि उस लोगों की आदत बहुत ज्यादा झूठ बोलने की होती है। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं, उन्हें हर वक्त कोई आईना जैसा दिखता है जिसमें वो दूसरे को ही कहते रहते हैं कि ये वो पर्सन है, पर खुद को नहीं मानते। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन इधर से उठा के किसी चीज को उधर कर देता है,
जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे किसी बड़े ने किसी छोटे को डांटा, तो वो छोटा तो बड़े को वापस डांट नहीं पा रहा है। फैमिली में होता है ऐसा, कहीं बहुत ज्यादा कोई बदतमीज और बदतमीजी करने लगे तो अलग बात है, बट जनरली कोई बड़ा अगर छोटे को डांट रहा है, वो छोटा क्या करेगा, अपने से छोटे को डांटेगा। या बॉस, बॉस के केस में होता है, बॉस से तो कौन ही उलझता है, तो बॉस जो है वो अगर अपने एम्प्लॉय को डांट रहा है किसी बात पे, तो एम्प्लॉय तो बॉस को डांट नहीं पाएगा। ऐसे में वो घर आके फ्रस्ट्रेट हो सकता है अपने पेट पे, अपनी वाइफ पे, अपने बच्चे पे, किसी पर भी, तो वो इधर का गुस्सा उठा के उधर फेंक देना इज डिस्प्लेसमेंट। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज का मतलब होता है कि ऐसा कारण देना जो गलत है पर हम उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देना। रैशनलाइज का मतलब होता है रेशियो में बनाना, मतलब सही और गलत का जो रेशियो है हम उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो रैशनलाइज कहलाता है। क्रिएटिंग फॉल्स बट क्रेडिबल जस्टिफिकेशन, बात तो झूठी है लेकिन हम उसको सच करके दिखा देंगे। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई नहीं करी एग्जाम में, कितना टाइम हो गया, काफी देर से मैं क्लास ले रही हूँ, मैंने टाइम ही नहीं देखा। स्टूडेंट है जिसने क्लास में पढ़ाई नहीं करी, वो ये कह सकता है कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आया था, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड थे। रीजन क्या है, उसने पढ़ाई नहीं करी, मगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कोई दूसरा ऐसा लॉजिक निकालेगा जिससे वो बात जस्टिफाई हो जाए कि मार्क्स कम आए क्यों। समझ रहे हैं ना, कुछ कुछ और बात, मतलब वजह तो कुछ और है मगर उसका रिजल्ट जो है उसको देखते हुए दूसरी वजह बना देना इज रैशनलाइजेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, कोई भी अनएक्सेप्टेबल इंपल्स जो होता है उसको दूसरी तरफ से कन्वर्ट कर देना। जैसे कि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन वो बहुत फ्रेंडली और अफेक्शनेट बिहेव करने की कोशिश करे, बनावटीपन दिखाना, वही है सिंपल रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब एक रिएक्शन फॉर्म करना जो है नहीं। हर डिफेंस मैकेनिज्म में आप ये देख रहे हैं कि जो है नहीं वही बनाना है, कुछ और बनाना है, मतलब जो है उसके कुछ, उसका कुछ और साइड लेके चलना है। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में यही होता है। सब्लिमेशन, यही बड़ा, ये सबसे पॉजिटिव है, सब्लिमेशन तो बड़ा ही अच्छा है। मतलब सब्लिमेशन में ये होता है कि कोई भी पर्सन जब इस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है तो वो अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया तो जिम चले गए, या फिर किसी चीज से इतना हर्ट हो गए कि पढ़ाई में इतनी बुरी तरीके से लग गई कि टॉप करके दिखा दिया। ये सब चीजें होती हैं, ये पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होती है, ओनली डिफेंस मैकेनिज्म जो आपको पॉजिटिव आउटकम देती है। रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब होता है कि डेवलपमेंट की अर्लियर स्टेज पे जाने की बहुत ज्यादा इच्छा करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं देखती हूँ, वो रिग्रेट करते हैं कि काश मैं उस समय में होता, हमारे कॉलेज के ही दिन सबसे अच्छे होते थे। मतलब वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते और वो हमेशा आपको रोते हुए देखेंगे क्योंकि उनको जो गुजर गया वो अच्छा लगता है, पर वो ये नहीं सोचते कि ये जो जा रहा है ये भी तो गुजर ही रहा है, इसे भी हम, इससे तो हम एटलीस्ट अच्छा बना ले ताकि आगे जाके इसके बारे में भी कुछ अच्छा कह सके। लेकिन वो हमेशा प्रेजेंट में दुखी मिलेंगे आपको और उन्हें पास्ट बहुत अच्छा लगेगा, वो रिग्रेट करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए रिग्रेशन, उसका एक एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों को चाइल्डिश बिहेवियर करते रहना अच्छा लगता है, कुछ लोग बचकानी आवाज में बात करना प्रेफर करते हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं। एक टीचर थी मेरी, मतलब मेरी तो नहीं थी, किसी और की टीचर थी। वो टीचर जो थी वो बहुत ही बच्चों वाली टोन में बोलती थी, बहुत ज्यादा नाक से बोलना, मतलब बच्चों की तरीके से उनका, जबकि उनकी वॉइस वैसी नहीं थी, रियलिटी में वैसी नहीं थी, पर वो किडिश बने रहना। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कहते हैं कि बचपन, हमारे अंदर का बचपन बच्चा नहीं जाना चाहिए, बट वो भी है। फिर आप जानते हैं कि एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, एक, हर चीज जो एक बैलेंस में होती है वो सोशली एक्सेप्टेड होती है, किसी भी वे में एक्सेप्टेड होती है, नॉट सोशली। तो जब हम उससे थोड़ा भी अवे होते हैं तो हम सोसाइटी की नजरों में, लोगों की नजरों में होने लगते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं क्यों दे पा रही हूँ, इसीलिए दे पा रही हूँ क्योंकि वो चीज जो थी, नॉट जस्ट फॉर मी, वो मेरा अपना परसेप्शन नहीं है कि वो मुझे ऐसा लगता था, इट वॉज समथिंग बींग डिस्कस्ड अमंग मेनी पीपल, कि वो जो चाइल्डिश बिहेवियर था which was not supposed to be between among the children, we would say. Khair, anyway, we're not judging here somebody, I'm just telling you an example, don't count me as a judgmental somebody, all right? So regression is what, कि जब कोई भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो अपनी प्रीवियस डेवलपमेंटल स्टेज पे स्टक हो जाता है तब उसे रिग्रेशन कहते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट्स किसी भी सिचुएशन में यूज करना जिससे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रिमूव हो जाए। मतलब हम जानते हैं कि हर बात के दो पहलू होते हैं, एक तो हम इमोशनली किसी चीज के बारे में सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, और कहाँ ये जाता है, इट इज एक्सेप्टेड, अगेन वही एक्सेप्शन एक्सेप्टेंस वाली बात आ गई। देखिए कि बैलेंस होना चाहिए, टू मच इमोशनल हो गए तो हमारा खेल खत्म है, टू मच इंटेलेक्चुअल हो गए तो हम इतने प्रैक्टिकल हो जाएंगे, इतने हार्ड हो जाएंगे कि हम एक ह्यूमन बींग नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअलाइजेशन में हम टू मच ह्यूमन बींग नहीं रह जाते, हम टू मच इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। ओके, compensation, overachieving in one area to compensate for failures or deficits in another,
A person who feels inadequate in social situations might become extremely meticulous about their work to gain recognition and self esteem. बहुत होता है, कॉम्पनसेशन बहुत लोगों में देखने को मिलता है, जो लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट पे फेल हो जाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हम दूसरी लाइफ फील्ड में इतना अच्छा करें कि बाकी लोगों को ये लगे अरे ये तो हमारे पास नहीं है जो इनके पास है। इस तरीके की चीजें कॉम्पनसेशन के अंदर आती हैं। तो ये बहुत सारी मैकेनिज्म है, अभी कुछ और भी रह गई हैं, आप इनकी कोई लिमिट नहीं है, मैंने तो 10 इसीलिए ऐड कर दी थी, 10 तो मोर देन इनफ है कंटेंट के हिसाब से। फिर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप जा सकते हैं, और डिटेल में आपको चीजें मिल जाएंगी। अब चिल्ड्रंस के राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन से इसका कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मुझे क्विकली देखना होगा कि हमारे पास जो वीडियो है उसकी वो कितनी देर से मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत ही देर से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और मैं ये चाहूँगी कि टाइमली वीडियो जो है वो कवर हो जाए। वैसे 35 मिनट समथिंग का वीडियो हो गया है। चिल्ड्रंस राइट एंड डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम चाइल्ड प्रोटेक्शन करते हैं। वैसे अभी 52 पेज पर मैं हूँ, 68 तक मुझे जाना है, यस, तो कम से कम इसे तो करना ही पड़ेगा। चिल्ड्रंस के राइट की बात करें, थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी कर लेंगे, इतना बड़ा काम नहीं है इसमें। चिल्ड्रन के राइट जो होते हैं पूछा जाता है, आपको पता है कि बच्चों के भी बहुत सारे राइट्स बनाए गए हैं, और आपको उन राइट्स को ध्यान रखना होगा। वो जो राइट्स हैं याद में रखने होंगे, मतलब माइंड में फीड करके रखने हैं, इसमें कहानी नहीं बनानी है। किसी भी बच्चे को राइट टू लाइफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट होता है, अधिकार होता है सर्वाइवल का, डेवलपमेंट का, जिसके लिए अंदर उसको हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन पूरी मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। प्रोटेक्शन का उसको अधिकार है, वो अब्यूज, नेग्लेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन एंड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस उससे खुद को बचाए या उसको बचाया जाए, इसका भी उसे अधिकार है। पार्टिसिपेशन का राइट है, उनको अपनी वॉइसेस को रेज करने का या अपनी बात को कहने का, किसी भी चीज में सोसाइटी में पार्टिसिपेशन का उन्हें राइट है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का राइट है, उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जेंडर के बेसिस पे ना किया जाए या किसी कल्चर के बेस पे ना किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल, किसी भी ओपिनियन के थ्रू उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसका भी उन्हें राइट है। एजुकेशन का राइट तो है ही, आप पता है आरटीई, आपको मालूम ही है कि जो फ्री और कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन है उसका राइट है। आइडेंटिटी का राइट है, लेजर, प्ले और कल्चर का भी राइट है। ये सब आप अगर ध्यान रखेंगे तो अंदर की चीजें आप लिख लेंगे, इतना बड़ा कोई मुद्दा इसमें है नहीं। अब इसको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब हमने राइट्स की बात करी और चाइल्ड के प्रोटेक्शन की बात करी, तो दोनों में क्या फर्क है। चिल्ड्रन के जो राइट होते हैं दे कवर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटाइटलमेंट्स एंड प्रोटेक्शंस, लेकिन चाइल्ड का प्रोटेक्शन जो है वो उसकी सेफगार्डिंग पर फोकस करता है कि उसको किसी तरीके का हार्म, अब्यूज, नेग्लेक्ट, ये सब चीजें ना मिले। तो एक एक करके बात करेंगे, पहले स्कोप की बात करेंगे, दोनों का स्कोप क्या है। चिल्ड्रन के जो राइट हैं वो जो उनका जो स्कोप है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, वो सारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, बेसिक नीड से लेके पार्टिसिपेटिव राइट्स तक। आपने ऊपर देखा, पढ़ा कि डिफरेंट राइट्स की हमने बात करी। चाइल्ड के प्रोटेक्शन की बात करें तो ये चाइल्ड के जो राइट्स हैं जो केवल उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, उनको उनका स्कोप की बात करते हैं, मतलब उसको उतना ही हमारा जो कवर होता है। फोकस किस पर है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे है। जब सारी चीजों की बात कर रहे हैं, सारे राइट्स की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस बन जाएगा। ओके, और जब हम यहाँ पे बात करेंगे, प्रोटेक्शन पे बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा उनको डिफरेंट फिजिकल थ्रेट ना मिले, कोई फिजिकल अब्यूज ना मिले, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाइल्ड लेबर ना हो, उनको प्रोटेक्शन मिले, ओनली प्रोटेक्शन जो है वो फोकस में आ जाएगा। अप्रोचेस के बेसिस पर देखें तो जो बच्चों के राइट होते हैं वो लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक चेंजेस को हाईलाइट करते हैं कि जो बच्चे के जो भी राइट्स हैं उनके अंदर रहते हुए उससे वो सारी चीजें मिले जो उसको एज अ होल मिलनी चाहिए। और प्रोटेक्शन के केस में उसको तुरंत इमीडिएट एक्शन मिलना चाहिए, अगर उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें उसको लीगल केयर मिले, राइट, उसको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिले। इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे देखें तो जो बच्चों के राइट होते हैं वो रिक्वायर्स ब्रॉड सोसाइटल एंड गवर्नमेंटल कमिटमेंट, जिसमें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, लीगल प्रोटेक्शन, कल्चर शिफ्ट सब कुछ आ जाता है। जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो स्पेसिफिक एजेंसीज, पुलिस और कुछ सिस्टम होते हैं जो इसका एक पार्ट होते हैं। मतलब ये ब्रॉड हो जाता है, ये थोड़ा नैरो हो जाता है, ये इसके अंदर का ही एक तरीके से पार्ट है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कुल मिला के चाइल्ड का प्रोटेक्शन जो है वो चाइल्ड के राइट से कैसे डिफरेंट है पूछा गया है पहले, इसलिए क्वेश्चन ये आपको नजर आ रहा है, तो इसको जरूर एक बार ओवरव्यू करके जाना है, इसे मिस नहीं करना है। ओके, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ये बच्चों से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन, चाइल्ड की किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या एजुकेशनल पॉलिसीज किस तरह से चाइल्ड के प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकती है, मतलब आपको ये टॉपिक समझने के बाद कोई भी लेफ्ट राइट से ऐड करके कनेक्ट कर दिया जाए तो आप लिख पाएंगे, ये आपको समझना है, ठीक है ना, टॉपिक वही रहेगा। अब आएंगे बिहेवियरल अप्रोचेस टू काउंसलिंग, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में ही इसकी हम बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये वाला जो वीडियो है अब सेकंड लास्ट था, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो होगा, तो आई होप कि वो आपको समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।